पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अबाउट। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फोर्स के अबाउट। लिमिटिंग फोर्स में ये कहा गया था कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, तो डेफिनेटली हम इसे लिख सकते हैं एफ एल इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, कौन बताएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? ये कैसे फाइंड होगा? भाई उसके लिए कुछ लॉज हैं। वो लॉज क्या हैं? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वो ये कहा गया कि जो किन्हीं दो बॉडीज के बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर। फर्स्ट पॉइंट में नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब आप किसी तरीके से अगर सरफेस का नेचर बदलते हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी सरफेस पर ऑयलिंग कर दें तो सरफेस का नेचर तो चेंज हो गया, और अगर सरफेस का नेचर चेंज हो गया तो ऐसे सिचुएशन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड टू दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस। ये कांटेक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भाई थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज इन कांटेक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अगर दोनों के बिटवीन ज्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो कम हो आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको थोड़ा अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां भाई म्यू एस क्या है? म्यू एस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी जैसा मैंने कहा था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है जी, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है, नेचर को ही। यानी कि जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी टू द नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस। इसकी वैल्यू किसी गिवन टू बॉडीज के लिए कांस्टेंट होती है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें जनरली गिवन होता है। इस फार्मूले का यूज करके आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड कर सकते हो कितना होगा। एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी भाई क्या है? स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने बताया था वो क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? जी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी
अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स जो होगा उसी को बैलेंस करेगा, यानी मैग्नीट्यूड में अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, वो तो यहाँ अप्लीकेबल होना ही होना है। तो इस तरीके से आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड कर सकते हो। आइए इसको फिगर से समझते हैं। सपोज कर लिया कि दो बॉडीज हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। बॉडी ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो एफएल है और नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन है। तो ऐसे में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से कुछ एंगल तो सबटेंड करेगा, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम इसे कंसीडर कर लें कि ये एंगल थीटा एस है, तो ऐसे में आप यहां से इस फिगर से देख सकते हैं कि जो tan थीटा एस है दैट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन। तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन आप फाइंड कर सकते हो tan थीटा एस इंटू कैपिटल एन। ये एक और रिलेशन हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस रिलेशन को अभी जिससे पहले जो हमने रिलेशन अटेन किया था, अगर उसे हम कंपेयर कर लें तो एक स्पेशल पॉइंट यहां से अटेन हो जाएगा। वो ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो tan थीटा एस के इक्वल होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस। अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड है तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी फाइंड कर सकते हो।